नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है आज, जिसके कार्यक्रम में आज सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। कांग्रेस कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खबर रायपुर से ही है, जहां डॉक्टर के इलाज को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। आपको बता दें, इलाज के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। वहीं पहले इलाज के लिए कोरोना जांच कराना जरूरी था, लेकिन अब इलाज के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। वहीं मेडिसिन, ईएनटी, डेंटल का डायरेक्ट इलाज अब करवा सकते हैं। तो आपको बता दें, डॉक्टर से इलाज कराने पर एक बड़ा फैसला हुआ है। अब इलाज के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। वहीं मेडिसिन, ईएनटी और डेंटल का डायरेक्ट इलाज करवा सकते हैं। कोरोना रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। खबर रायपुर से ही है, जहां सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद स्वीकार करना चाहिए। पहले से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को पद स्वीकार कर लेना चाहिए। जब हटे थे तब भी हमने कहा था कि आप मत हटिए, और आज भी हमारा एक ही कहना है कि राहुल जी को अब ये पद स्वीकार कर लेना चाहिए, और एकमात्र उपयुक्त यदि कैंडिडेट है तो राहुल गांधी जी। मैं पहले से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को पद स्वीकार कर लेना चाहिए। तो सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारत सरकार को छत्तीसगढ़ की योजना को अपनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के संदर्भ में बघेल ने कहा कि किसानों का आंदोलन समर्थन मूल्य को लेकर है। छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है। वहीं केंद्र सरकार की एफसीआई में जगह न होने की दलील को भी सीएम भूपेश बघेल ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरप्लस पैडी का इथेनॉल बनाने की अनुमति सरकार हमें दे दे। किसानों को रेट भी मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं सीएम बघेल ने भारत सरकार देर से यही योजना को स्वीकार करेगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। सीधी बात है, किसान एक ही मांग है, समर्थन मूल्य खरीदी करे। छत्तीसगढ़ में हम लोग खरीदी कर रहे हैं, तो हमारी जो पॉलिसी है उसको भारत सरकार को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और जहाँ तक के भारत सरकार का कहना क्या है कि उसके पास सरप्लस अनाज हो गया है, एफसीआई में रखने की जगह नहीं, तो हमने उसका भी हल दिया है। 1.25 साल हो गया भारत सरकार को, मैंने ही प्रस्ताव दिया था कि हमको सरप्लस जो अनाज है हमारे पास पैडी है, उसका हमको इथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी जाए। यदि इथेनॉल बनना शुरू हो जाएगा तो ये जो उत्पादन है और खपत है उसमें संतुलन बन जाएगा। वहीं धान की बम्पर खरीदी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में किसान खुश नहीं थे। धान बेचने के लिए 15 लाख रजिस्ट्रेशन होते थे, जिसमें 12 लाख किसान ही धान बेचते थे। कांग्रेस सरकार की नीति से किसान आकर्षित हुए हैं और प्रदेश में खेती लाभ का धंधा बना है। बीजेपी नेताओं के धान बेचने पर उन्होंने चुटकी ली और कहा कि बीजेपी नेता भी दिल से सरकार की नीति को अपना चुके हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हो रही है। वैसे तो प्रदेश में 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, लेकिन अंतिम तारीख के 10 दिन पहले ही 84 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। अब ये सरकार की व्यवस्थाओं का ही असर है कि धान से किसान मालामाल हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ धान को माना जाता है, क्योंकि राज्य में 70% से ज्यादा खेती धान की होती है। पिछले कुछ साल में भूपेश सरकार ने 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त सपोर्ट प्राइस देने की वजह से धान की खेती के प्रति किसानों का रुझान और बढ़ा है। धान की फसल होने के बाद इसकी खरीदी की व्यवस्था सरकार का एक बड़ा काम है।
इस काम में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था की है। धान खरीदी केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई है। इस साल प्रदेश में 2205 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 157 नए खरीदी केंद्र हैं। टोकन देने की व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया है और किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले छोटे किसानों से धान खरीदी शुरू की गई, जिसका नतीजा है कि अब तक प्रदेश में 20 जनवरी तक 82.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य के 19,26,000 किसानों ने धान बेचा है। पिछले 5 साल के मुकाबले खरीदी का रिकॉर्ड स्तर पहुंचा है। बात करें 2016-17 की तो 14,51,000 किसान पंजीकृत थे। 2016-17 में 69 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 2017-18 में 15,77,000 किसान पंजीकृत थे। 2017-18 में 56 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 2018-19 में 16,96,000 किसान पंजीकृत थे। 2018-19 में 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 2019-20 में 19,55,000 किसान पंजीकृत थे। 2019-20 में 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 2020-21 में 21,52,000 किसान पंजीकृत हुए। अब तक 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 90 लाख मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य था। लगभग 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी आज हमने कर लिया है। और जो हमारा लक्ष्य है वो मैं ऐसा समझता हूँ कि केवल 3-4 दिनों में पूरी लक्ष्य की प्राप्ति हमारी हो जाएगी। 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो जाएगी। उसके बाद भी केंद्र सरकार से लगातार हमारा अनुरोध जारी है कि जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की उन्होंने सहमति दी है उसको तत्काल जारी करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ में अगर थोड़े बहुत और किसान शेष होंगे उनकी धान खरीदी को हम लोग आगे विस्तारित कर सकें। लेकिन केंद्र सरकार का रुख अभी भी सकारात्मक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस सीजन में अब तक पंजीकृत किसानों में से 90% किसानों ने अपना धान बेच दिया है। ये सब संभव हो सका राज्य सरकार के धान खरीदी व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने से। बारदानों की कमी और दूसरी अड़चनों से जूझते हुए सरकार ने धान खरीदी केंद्रों में ऐसी व्यवस्था की जिससे किसानों को धान बेचने में आसानी हुई। उनका भुगतान भी खाते में मिलता रहा। अब तक 1,2400 करोड़ का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसान अपन छत्तीसगढ़ के कैसे उठे, कैसे संपन्न हो है, ये प्रकार के विचार से आज सरकार चल रहे। अभी पैसा नहीं लिए हैं, बाकी पैसा हमारे खाता में आ गए हैं और पैसा के लिए अपने यहाँ रतनपुर में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। राज्य में धान खरीदी से देशव्यापी मंदी को मात देने में बड़ी मदद मिली है। किसानों को मिलने वाली रकम से मंदी के बावजूद छत्तीसगढ़ के बाजार गुलजार हैं। यह असर बघेल सरकार की धान खरीद नीति का है, जिससे उत्साहित होकर धान खरीदी में किसान भाग ले रहे हैं। उनको मिली भुगतान राशि से व्यापारी भी खुश हैं। धान खरीदी के सरल और अच्छे इंतजामों का ही असर है कि इस बार धान खरीदी का लक्ष्य अंतिम तिथि 31 जनवरी के पहले प्राप्त कर लिया जाएगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बीजेपी ने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया। राजधानी रायपुर में भी बीजेपी ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर हमला भी बोला और फिर गिरफ्तारी भी दी। किसानों का आंदोलन है और ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। भूपेश सरकार को जगाने के लिए हो रहा है, किसानों की मांग को लेकर हो रहा है और ये आंदोलन आने वाले समय जारी रहेगा। सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पहला आवाज है। अगर अभी भी भूपेश का सरकार की नींद नहीं खुली और किसानों का हित पर निर्णय नहीं किया तो इस सरकार को किसानों के हित उखाड़ फेंका जाएगा। उधर बीजेपी के प्रदर्शन पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यही बीजेपी केंद्र में किसानों से बात कर हल नहीं निकाल पा रही है और यहां विरोध कर रही है। ये वही भाजपा है जो दिल्ली में किसानों से बात करके हल नहीं निकाल पा रहे। आज देश के किसान, पूरे देश के किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पे 50 से ज़्यादा दिनों से बैठे हुए हैं
और जो राजनीतिक दल देश में शासन चलाने का दावा तो कर रही है और चला भी रही है, कैसे चला रही है वो दिखता है। ये वही भाजपा है जो दिल्ली में किसानों से बात करके हल नहीं निकाला। अब आपको बीजेपी के प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जशपुर, कवर्धा, रायगढ़, जगदलपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी बीजेपी ने उग्र आंदोलन किया। कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। तो हम 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जशपुर की है, रायगढ़ की है, कवर्धा, जगदलपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जिसमें धान खरीदी पर बीजेपी ने जमकर आंदोलन किया। कल प्रदेश व्यापी आंदोलन था और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला बीजेपी का अलग अलग जिलों में। तो धान और किसान पर बीजेपी ने कल सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन किया। तो हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर और मुंगेली की। तो कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है, बीजेपी पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को किसान और धान पर जहां बीजेपी हमलावर रही, तो वहीं कांग्रेस भी जवाब देने में पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने भी जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बीजेपी पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया। तो नए कृषि कानून वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को किसान और धान पर जहां बीजेपी हमलावर हुई, तो वहीं कांग्रेस ने भी जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप बीजेपी पर लगाया। मुंगेली में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन के लिए स्वास्थ्य मंत्री हूं। दरअसल मीडिया ने टीएस सिंहदेव से प्रभारी मंत्री रहते हुए मुंगेली पहुंचने का सवाल पूछा था, जिसके जवाब में सिंहदेव ने कहा कि वो कुछ दिन के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में मुंगेली न पहुंचने का उनको खेद है। मैं मानता हूं कि मेरे कारण ये हो रहा है। अगर मैं नहीं आता यहाँ तो शायद ये स्थिति नहीं होती और कोरोना के फैलने की अगर संभावना है तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है। प्रभारी मंत्री कुछ दिन का हूँ, कुछ दिन के लिए स्वास्थ्य मंत्री हूँ, तो स्वास्थ्य मंत्री का जो दायित्व है क्या मैं उसको सही मायने में निभा रहा हूँ? तो वहीं खबर रायपुर से है, जहां पीएचई विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर की संपत्ति जब्त कर दी गई है। आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई की है, जिसमें पीएचई विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर की संपत्ति जब्त कर ली गई है। पूर्व चीफ इंजीनियर रामानंद दिव्य की 6.25 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा की संपत्तियां भी जब्त कर ली गई हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने ये पूरी कार्रवाई की है। बैंक खाते में 55,95,000 की राशि जमा थी, जिसे जब्त कर लिया गया है। वहीं 2002 में एसीबी ने ये उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, पूर्व चीफ इंजीनियर रामानंद दिव्य के खिलाफ, और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। जिला पंचायत अध्यक्ष और मंत्री पुत्र हरीश कवासी ने सुकमा को उप स्वास्थ्य केंद्र की सौगात दी है। उन्होंने नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं कांकेर के नक्सल प्रभावित इलाका लंका में सड़क का भूमि पूजन किया। इसके बाद दुब्बा टोटा में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो शामिल हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में पूरे गांव सुकमा जिले में जिस तरह से तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, चाहे वो स्कूलों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, आदरणीय कवासी लखमा जी के मंशानुरूप कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो जहां पर स्कूल नहीं खुल पाता था वहां स्कूल खोलने का काम, जहां पर अस्पताल नहीं हो पाता था वहां पर अस्पताल पहुंचाने का काम आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के नाम पर बिलासपुर में फर्जी तरीके से चंदा इकट्ठा करने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने जिस महिला उषा आफले के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है, वो अब खुद सामने आ गई है
और उषा आफले का कहना है कि बीजेपी नेता धनंजय गोस्वामी ने उसे राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा वसूलने को कहा था और समर्पण निधि के लिए रसीद छपवाने के लिए बकायदा प्रिंटिंग प्रेस का पता भी दिया था। उषा आफले जनता दरबार नाम का संगठन चलाती हैं, जिसके जरिए वो पीड़ित लोगों की मदद करती हैं। आफले ने यह भी कहा, उनका आरोप लगाया कि उनके खिलाफ जबरदस्ती धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। धनंजय गोस्वामी एक दिन मेरे से मिले, बोले कि दीदी आपके पास इतने अच्छी मुहिम है जनता दरबार, उसके पक्ष में यदि आप राम मंदिर के लिए चंदा सहयोग राशि ले सकते हो तो आप ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हो, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी राम मंदिर के लिए कुछ करना है। तो बोले दीदी आप रसीद बुक छपवा के अच्छी से सहयोग राशि ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसको छपवाती हूँ, देखती। तो बोले अरे आप देखो मत, मेरे चाचा का यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है, गोस्वामी प्रिंटिंग प्रेस। सोशल मीडिया पे डाला हुआ है मैंने, यदि 1 रुपया भी किसी से चंदा लिया होगा अभी तक, सारे सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि मैंने बहुत चंदा उगाई की। मेरे पास सारी बुक्स ऐसी पड़ी हुई है, अभी 1 हफ्ते से छपवाई हुई है। कल ही मैंने इसकी फोटो कॉपी खींच के फेसबुक पे डाली हूँ, सोशल मीडिया पे। और मैंने 1 रुपया भी, मेरा अकाउंट नंबर मैंने दिया है, यदि मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी आता है तब भी मैं अपराधी हूँ, और यदि मेरी एक भी रसीद बुक इसमें से फटी होगी तो तभी मैं अपराधी हूँ। और किस बलबूते पर इन लोगों ने 420 का केस लगाया मुझे नहीं पता, या तो कोई मेरे पीछे पड़ा है। धनंजय गोस्वामी मुझे खुद बोलता है और खुद जाके मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। तो आपको बता दें कि एक दिन पहले राम मंदिर निधि समर्पण समिति ने उषा आफले के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि उषा आफले राम मंदिर के नाम पर लोगों से अवैध तरीके से चंदा वसूली कर रही है, जबकि समिति ने किसी भी व्यक्ति को चंदा वसूलने के लिए अधिकृत नहीं किया है। पुलिस ने शिकायत पर उषा आफले के खिलाफ FIR दर्ज की थी। आप लोगों के माध्यम से हम यह भी जानकारी जनता को देना चाहते हैं कि आप वैध लोग आपके पास आएंगे, वैध रसीद लेके आएंगे, आप तसल्ली करिए, उसमें होलोग्राम है, उसमें रसीद नंबर है, उसमें वैध अकाउंट नंबर है, सारी चीज़ें जानकारी बहुत वैध तरीके से हैं और बस्ती समिति, ग्राम समिति तक ये जानकारी है। तो आपके पास बस्ती के प्रमुख लोग आएंगे साथ में, आपके पास ग्राम के प्रमुख लोग आएंगे साथ में, तभी आप किसी भी प्रकार का समर्पण दीजिए। अन्यथा किसी भी प्रलोभन में, किसी भी लालच में या किसी की भी अन्य आह्वान पर आप निधि समर्पण ना करें। महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह का पथरिया के सराईपाली गांव से भावुक रिश्ता है। जब वो यहाँ शुक्रवार को पहुंचे तो पुरानी यादों में खो गए। वो इसलिए क्योंकि कभी कलेक्टर यहाँ सहायक शिक्षक हुआ करते थे। 1986-87 में यहाँ बच्चों को वो पढ़ाया करते थे, गांव की गलियों में घूमा करते थे और जब कलेक्टर बन गए तब से लेकर अब तक डोमन सिंह का यहाँ आना नहीं हुआ। गांव वालों के लिए भी ये गर्व की बात थी कि जिस गांव में कभी डोमन सिंह शिक्षक थे, वहां कलेक्टर बनने के बाद वो आए और उस गांव को भूले नहीं। ये सराईपाली जो गांव है, इसमें थोड़ी सी यादें भी जुड़ी हुई है। यहाँ बहुत साल पहले, 30-35 साल पहले मैं यहाँ पे सहायक शिक्षक के रूप में भी 3-4 महीने काम किया था। जब मेरी पोस्टिंग हुई तो बड़ी मन में इच्छा थी कि यहाँ आऊँ और अपने उस समय के लोगों से मिलूं और जो शासन की योजनाएं हैं उसको अच्छे से संचालित करूं। बड़े अपनेपन से लोगों से मिलने का अवसर मिला और लगातार यहाँ पे मेरा भ्रमण भी होते रहेगा, लोगों से मिलते रहेगा। राजनांदगांव में उद्योग को बढ़ाने और नए रोजगार के अवसर बनाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्योग विभाग की इस वर्कशॉप में नई औद्योगिक नीति 2019 से 24 से भी लोगों को रूबरू कराया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि शासन की मंशा कृषि आधारित, वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की। महाप्रबंधक जिला और व्यापार उद्योग केंद्र ने जिले के उद्यमियों, इच्छुक नए उद्यमियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इस वर्कशॉप में प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर और उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद रहे। जिला स्तरीय उद्यम समागम, जिसमें सारे उद्योगपतियों को आमंत्रित करके और जो 2019 से 2024 का जो नई औद्योगिक नीति है उसके बारे में जानकारी देना और पूंजीगत निवेश में किस प्रकार से छूट दिया जाएगा, क्या क्या लाभ नई सरकार की नीति से उनको हो सकता है, उसके बारे में जानकारी के लिए आज का ये समागम किया गया।
छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, ये दोनों परीक्षाएं अलग अलग समय पर आयोजित की जाएंगी। 10वीं की परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक चलेगी, तो वहीं 12वीं की परीक्षा 3 मई से शुरू की जाएगी, जो 24 मई को खत्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने बताया कि बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में कराई जाएंगी। मतलब परीक्षार्थियों को केंद्र पर पहुंचकर कॉपी से उत्तर लिखकर जमा करना होगा। वहीं बोर्ड ने इस बार अलग से परीक्षा केंद्र बनाने से परहेज किया है। विद्यार्थी ने जिस स्कूल से पढ़ाई की है वहीं उसकी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा और परीक्षा के दौरान सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।